Hello everyone, I am DP Mishra. I will teach you फिजिक्स। आज हम फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे आवेश, आवेश के प्रकार, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश का क्वांटीकरण और किसी भी वस्तु को आवेशित करने के तरीके। चलिए देखते हैं। आवेश, चार्ज। जैसा कि चार्ज आवेश, हम जानते हैं कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, अर्थात आवेश किसी भी पदार्थ की मूलभूत गुण होते हैं। अगर हम यूँ कह लें, इंटेंसिक का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ उस क्वांटम लेवल तक चली गई है कि जिसके अंदर कोई भी थेसिस करना पॉसिबल नहीं होता, जिसके अंदर कोई भी थेसिस करना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो चीज़ ठीक वही गुण इंटेंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक इसी प्रकार से इसके सिमिलर मास भी होता है। मास इज द इंटेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जब आवेश भी इंटेंसिक प्रॉपर्टी और द्रव्यमान भी इंटेंसिक प्रॉपर्टी, तो दोनों चीज़ें तो आपको लग रही होंगी सेम है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों अपने अपने स्थान पर इंटेंसिक हैं, मूलभूत हैं, अर्थात इनके अंदर आप थेसिस नहीं कर सकते। सबसे पहले लगभग 600 ईस्वी में ऐसा माना जाता था कि ग्रीक मैथोलॉजी वाले ये मानते थे कि किसी भी दो वस्तुओं को आपस में रब करने पर उनके अंदर एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता था। जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद कांच के छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन्स रेशम के कपड़े पर विस्थापित हो जाते थे, तो आपका रेशम का कपड़ा नेगेटिव चार्ज हो जाता था और कांच की छड़ पॉजिटिव चार्ज हो जाती थी। अब हम बात करते हैं, अगर हम फिर पूछ लें कि रेशम का कपड़ा क्यों नहीं पॉजिटिव हुआ, कांच की छड़ ही क्यों पॉजिटिव हुई, तो आप लोग प्रीवियस क्लास यानी 10th 9th में पढ़ चुके होंगे, 11th में पढ़ चुके होंगे कि कोई भी चीज़ जो आपकी कांच की छड़ है, वो कांच क्या होता है, लेड धातु होती है। धातु जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, क्योंकि उसके आउटर सेल में मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हल्का सा आयनाइजेशन एनर्जी पाने के बाद अपना स्थान चेंज कर देते हैं, जबकि रेशम का कपड़ा में ऐसा कुछ नहीं है। तो हम इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें हमारा मतलब नहीं है। हम डिस्कस करेंगे चार्ज और उसके मास के इंटेंसिक प्रॉपर्टी में कुछ डिफरेंस क्या है। एक तरफ हमारा आवेश है यानी चार्ज, और एक तरफ हमारा द्रव्यमान है यानी मास। देखो, सबसे पहली बात तो मैं जान लें कि द्रव्यमान हमारा सदैव धनात्मक ही होता है
यह ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम सभी ने, अगर आपसे हम कहें कि जाइए -5 किलोग्राम चीनी ले आइए, क्या पॉसिबल है? नो। केवल मास यानी द्रव्यमान केवल धनात्मक ही हो सकता है, जबकि आवेश दो प्रकार का हो सकता है, धनावेश और ऋणावेश। अब धनावेश उसको कहेंगे जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और ऋणावेश उसे कहेंगे जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो हमारी फर्स्ट हो गई कि यह दो प्रकार का होता है। धनावेश, ऋणावेश, जबकि ये आपका सदैव धनात्मक होता है। फिर दूसरी बात, किसी भी पिंड के द्रव्यमान की स्थिति परिवर्तन के साथ उसके द्रव्यमान में बदलाव आता है। जैसे अगर मौके पर हम स्थिर हैं, किसी भी स्थिर पिंड का द्रव्यमान उसी पिंड के गतिमान होने के द्रव्यमान से सदैव कम होता है। यानी स्थिर पिंड हमेशा कम होगा रिस्पेक्ट टू इन मोशन बॉडी, अर्थात जो द्रव्यमान उसका ज़्यादा होगा जो चीज़ गतिमान होगी, और जो चीज़ स्थिर है वही चीज़ कम होगा। इसके लिए आप लोग फर्स्ट ईयर में देख चुके हैं, यम इक्वल दैट यम नॉट अपान रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपान c स्क्वायर। अब जहाँ स्थिर पिंड का द्रव्यमान पिंड का वेग प्रकाश का वेग गतिशील अवस्था में पिंड का द्रव्यमान जबकि आप देखते हो कि किसी भी जो चार्ज है, अगर बाय द वे मान लिया जाए कोई इलेक्ट्रॉन है, बहुत ही छोटा होता है, जिसका वजन 9.1 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम, अर्थात इतना हल्का कि अगर आपकी बॉडी पर 10-20 लाख इलेक्ट्रॉन रख दिए जाएं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह चीज़ अगर मोशन में भी है तो यह सदैव इंडिपेंडेंट होता, मुक्त होता है। तो एक बात आपको ध्यान देनी है कि चार्ज आल्सो कम विथ मास, अर्थात किसी भी आवेश में द्रव्यमान होता है, बट अगर इस बात को हम उल्टा कहें कि इस द्रव्यमान के पास आवेश होता है, तो ये बात सत्य नहीं होती, क्योंकि आवेश कहाँ पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर पर। तो इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर होगा तो ही वह आवेशित होगा। अगर इलेक्ट्रॉन जाकर किसी भी चीज़ पर जम रहे हैं तो जहाँ पर जमेंगे
वो ऋणावेशित होगा, और जहाँ से निकलेंगे वो धनावेशित होगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उनका द्रव्यमान ना के बराबर है, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो है, मेजर पोजीशन पे नहीं, लेकिन क्वांटम लेवल पर ही देखा जाए तो उसका द्रव्यमान, जो चीज धनावेशित होती है उसका द्रव्यमान ऋणावेशित की अपेक्षा कम होता ही है। ये बात ठीक। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब इसको हम मिटाना चाह रहे हैं। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश किसी द्रव्य का वह गुण है, किसी द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण हम विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करते हैं। वैद्युत आवेश किसी भी द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण हम विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करते। अनुभव करते हैं। अब जैसे बात मान लिया जाए, आप कांच की छड़ को रेशम से रगड़ दिए तो कांच के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर जमा हो गए, विस्थापित हो गए। फिर आपने दूसरी चीज लिया, आबनूस की छड़ लिया और बिल्ली की खाल ले ली। अगर आप आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रब कर रहे हो तो होगा क्या कि आबनूस की छड़ पर बिल्ली के खाल के कुछ इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे। अब इस दशा में बिल्ली की खाल पॉजिटिव हो जाएगी और आबनूस की छड़ निगेटिव हो जाएगी। अब आपके पास 4 मैटर हो गए, बिल्ली की खाल, आबनूस की छड़, रेशम की कपड़ा और कांच की छड़। तो कौन कौन पॉजिटिव हुए? बिल्ली की खाल और कांच की छड़। जब आप बिल्ली की, मान लो ये बिल्ली की खाल है, ये चाक हमारा बिल्ली की खाल है और मार्कर हमारा आपका कांच की छड़ है। तो अगर इन दोनों को हम पास लाने का प्रयत्न करेंगे तो पास नहीं आएंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। रीजन क्या है कि ये दोनों एक समान चार्ज हैं, अर्थात लाइक चार्ज हैं। तो लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर इसी जगह पर हम इसको रख दिए, अब हमने रेशम के कपड़े को उठा लिया, रेशम के कपड़े को उठा लिया और एक हाथ में हमारे बिल्ली की खाल है। अब बिल्ली की खाल क्या धनावेशित है, रेशम का कपड़ा
ऋणावेश इधर। अब इन दोनों को जब साथ करेंगे तो क्या होंगे, चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों अनलाइक हैं। तो ठीक इसी प्रकार से बिल्ली के खाल और आबनूस के क्षण को करेंगे तो चिपक जाएंगे। रेशम का कपड़ा और कांच का टुकड़ा करेंगे तो भी चिपक जाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। अर्थात सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बात समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं आवेश के प्रकार। टाइप्स ऑफ चार्ज। नंबर 1 धनावेश यानी पॉजिटिव, दूसरा ऋणावेश यानी निगेटिव। इसके बारे में आपने तो समझ ही लिया, कोई खास चीज़ें नहीं है बहुत ज़्यादा, बट इनको याद रखना जरूरी है कि पॉजिटिव कैसे बनते हैं और निगेटिव कैसे बनते हैं, बस। अब इसके जस्ट बाद आप लोग पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का नियम। तो इसको मिटाते हैं। कन्जर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसा कि हम सभी लोगों ने पढ़ चुके, ऊर्जा संरक्षण का नियम 9th में पढ़ चुके थे, 10th में पढ़ चुके थे। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ आवेश संरक्षण का नियम है, कुछ खास बात नहीं है। वहाँ पर हमने पढ़ा था ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है ना ही उत्पन्न की जा सकती है, केवल एक ऊर्जा को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता था। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी है, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे अभी आपने देखा कि बिल्ली की खाल और आबनूस की छड़ पहले कैसे थे, दोनों न्यूट्रल थे, उदासीन थे, दोनों पर कोई आवेश नहीं था, अर्थात आवेश का साथ कितना था, शून्य था। फिर आपने देखा कि बिल्ली के खाल के कुछ इलेक्ट्रॉन जाकर के आबनूस के छड़ पर विस्थापित हुए, तो यहां पे कुछ आवेश गया। तो जब गया, मान रहा हूं मैं 10 इलेक्ट्रॉन निकला, 10 इलेक्ट्रॉन निकला, तो 10 इकाई धनावेश बिल्ली के खाल पर हो गए और 10 इकाई ऋणावेश आपका आबनूस के क्षण पर हो गए। तो अगर पहले कितना था, आवेश कितना था, रब करने के पहले शून्य था। जब आपने रब कर दिया तो आपने माना कि 10 इलेक्ट्रॉन बिल्ली के खाल से विस्थापित होकर आबनूस के क्षण पर चले गए। तो यहां पर क्या हुआ, +10, और आबनूस के क्षण पर 10 इलेक्ट्रॉन जाकर विस्थापित हुए, तो वहां पर कितना हुए, -10। अब बताओ +10 -10 मिलकर क्या हुए, 0। अर्थात आवेश ना कहीं गया ना कहीं आया, बस केवल इधर उधर होता रहता है। तो ये डेफिनेशन लिख लेते हैं।
किया जा सकता है। तो ना ही आप इसको नष्ट कर सकते हो, ना ही उत्पन्न कर सकते हो, केवल इसको रूपांतरित कर सकते हो। चाहे बिल्ली की खाल आपनूस की छड़ ले लो, चाहे रेशम का कपड़ा ले लो, चाहे कांच की छड़ ले लो, मतलब आपकी जो भी मर्जी है आप कर सकते हो। बस इधर से उधर, उधर से उधर, इसको ना तो उत्पन्न कर सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो। अगर इसको हम थोड़ी दूसरी तरह डिफाइन करें तो इसको कुछ हम इस तरह लिख सकते हैं, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। अर्थात किसी कोई तन्हाई में रहने वाला चार्ज आवेश का मान सदैव नियत होता है। जैसे बॉडी नहीं, सिस्टम, जैसे बाय द वे मान लिया जाए यहां पर आप 2-3 चार्ज ले लो, जैसे यहां पर ले लिया जाए +3 कूलम, यहां पर ले लिया जाए +1 कूलम, यहाँ पर ले लिया जाए -2 कूलम। दिख नहीं रहा होगा, बहुत छोटा हो गया। अब आपने क्या कर दिया कि इसको चारों तरफ से कवर कर दिया है, अर्थात इसकी जो बाउंड्री है ये इंसुलेटर की है, अर्थात इसके अंदर कोई भी चार्ज और ना तो बाहर से अंदर जा सकता है ना अंदर से बाहर जा सकता है। फिर आपने क्या किया, इसको यूं कुछ हिला डुला दिया काफ़ी ज़्यादा। तो फिर अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या चार्ज हो सकते हैं। बाय द वे मान लिया जाए यहाँ पर +3 कूलम, +2 कूलम, और यहाँ वाला हमको पता नहीं है। अभी आपने कहा द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन बी कांस्टेंट, अर्थात वो सदैव नियत होंगे। तो कंडीशंस क्या होनी चाहिए, तो आइए हमको चेक कर लेते हैं मैथमेटिकली। चलो Q1 + Q2 + Q3 इक्वल दैट Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश +3 + 1 - 2 इक्वल दैट +3 + 2, ये नहीं पता आप इसको मान लो Q। अब 3 से 3 कैंसिल, 1 - 2 यानी -1, 2 + Q। अब क्या करोगे आप, Q को ट्रांसपोर्ट कर दो, Q इक्वल दैट -1 - 2 इक्वल दैट क्या हो गया -3। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इधर कितने हो रहे थे, 3, 1 4 में से 2 घट गया, कितने बचे 2। अगर यहां पर हम -3 पुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा, -3 + 3 कैंसिल, फाइनल कितना बचा 2, यानी आपके दोनों पक्ष बराबर हैं, 2 साइड्स आर इक्वल, यानी आपकी कही गई बात सही है। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन बी कांस्टेंट। ओके, मिटा लिया जाए। आइए अब देखते हैं हम आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो, क्वांटीकरण को हम इस प्रकार समझते हैं
कि क्वांटीकरण का मतलब ये चीज होता है, कोई भी चीज अगर अवेलेबल होती है तो फिक्स्ड अमाउंट में होती है। जैसे बाय द वे मान लिया जाए आपके पास बुक है, तो कंफर्म या तो एक बुक होगी या दो होगी या चार होगी 10 होगी, 2.5 बुक नहीं होगी, 3.5 नहीं होंगे, 0.5 बुक नहीं होंगे। यानी इसको हम कह सकते हैं सीधी सी बात कि जो चीज़ फिक्स्ड अमाउंट में उपस्थित हो वही चीज़ क्वांटाइज होती है, क्वांटीकृत होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रकृति में उपस्थित जो आवेश होता है मुक्त अवस्था में यानी स्वतंत्र अवस्था में, सबसे छोटा आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, सबसे छोटा। इलेक्ट्रॉन से छोटे भी आवेश हैं लेकिन वो मुक्त अवस्था में नहीं है। जो क्वार्क जिसका आवेश E/3 है, एंटी क्वार्क जिसका आवेश 2E/3 है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का तीसरी हिस्सा क्वार्क और 2 इलेक्ट्रॉनों का तीसरी हिस्सा एंटी क्वार्क, यह है आवेश, लेकिन इनको हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो आवेश को हम सीधी सी बात मान लेते हैं, जैसे या तो +1 कूलाम होगा या +2 कूलाम या -2 कूलाम। अर्थात सीधी सी बात, एक बात में एक लाइन में समझो कि आवेश सदैव पूर्ण गुणज होते हैं, पूर्णांकों के आवेश पूर्णांकों के सदैव पूर्ण गुणज होते हैं। एक कभी भी आपको भिन्न की अवस्था में या दशमलव की अवस्था में नहीं पाए जा सकते, जैसे यह गलत है। इलेक्ट्रॉन में इतने जो इलेक्ट्रॉन है आपके, अगर आपके कहा जाए कि 2.5 इलेक्ट्रॉन, तो गलत होगा पूरी तरह से, क्योंकि ना 2.5 इलेक्ट्रॉन हम किसी को दे सकते हैं, ना 2.5 इलेक्ट्रॉन किसी से हम ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस चैप्टर का, इस लेक्चर का। किसी भी पिंड को आवेशित करने के नियम। देखो, किसी भी पिंड को आवेशित करने के लिए मुख्यतः हमारे पास 3 नियम हैं। नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 2 इंडक्शन, नंबर 3 फ्रिक्शन। तो कंडक्शन का मतलब होता है डायरेक्ट कांटेक्ट, अर्थात प्रत्यक्ष विधि। इंडक्शन विदाउट कांटेक्ट, अप्रत्यक्ष विधि। फ्रिक्शन यानी घर्षण, एक दूसरे को रब करते हुए। तो ये देखते हैं। कंडक्शन, जैसे बाय द वे किसी बॉडी को आपको निगेटिव चार्ज करना है, किसी भी बॉडी को आपको निगेटिव चार्ज करना है, तो क्या करना है? कुछ खास नहीं करना है। आप एक निगेटिव चार्ज बॉडी ले आओ, रख दो। बाय द वे बॉडी ये है, और
आपको जिस बॉडी को चार्ज करना है निगेटिव, बाय द वे वो मान रहे हो बॉडी भी है, डायरेक्ट इसके संपर्क में ले आओ। संपर्क में लाने पर होगा क्या, इसके पास मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और एक ऐसा है न्यूट्रल है, न्यूट्रल बॉडी है, उदासीन है। तो न्यूट्रल बॉडी में इसके इलेक्ट्रॉन कुछ ट्रांसफर होने लगेंगे। थोड़ी देर बाद आप इनको क्या करो, सेपरेट कर दो। यह भी और ए भी दोनों निगेटिव चार्ज हो गए। अब इस पर एक प्रश्न आता है, क्या ये बराबर से निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा? इसके पीछे कंडीशन है। अगर इन दोनों बॉडी का शेप, साइज एंड इट्स नेचर, अर्थात आकार, आकृति और पदार्थ की प्रकृति तीनों एक समान है, तो इन पर चार्ज आधे आधे बटेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो इन पर अनइवनली चार्ज बट जाएंगे। अब प्रकृति कैसा, अगर बाय द वे दोनों आपके लोहे हैं, फेरस है, तो एकदम एक ठीक उतना बड़ा, इतना बड़ा ही टुकड़ा दोनों है, ठीक इसी प्रकार का गोल है। अगर तीनों चीज़ें कंडीशन बराबर हैं तो चार्ज आधे आधे बटेंगे। अगर तीनों चीज़ों में चेंजिंग है, बाय द वे मान लिया गया बी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ज़्यादा ऋणावेश रखने वाला है, तो क्या करेगा, इसके सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो यहाँ पर बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ये ज़्यादा निगेटिव चार्ज हो जाएगा और एक कम हो जाएगा। तो अर्थात इनके कंडीशन पर ध्यान देना। अगर इनकी आकृति, आकार और प्रकृति तीनों समान हैं तो चार्ज हाफ हाफ होंगे, अदरवाइज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ओके, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष विधि। इंडक्शन। देखो इंडक्शन में क्या होता है, इसमें आपको कांटेक्ट नहीं करना है, एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करना है। बाय द वे अगर आपको किसी भी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे बाय द वे हमारे पास दो बॉडीज हैं, हमारे पास कोई बॉडी है ए, इसको आपको पॉजिटिव चार्ज करना है, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक नेगेटिव बॉडी लानी पड़ेगी। अब ये कैसा है, न्यूट्रल है, उदासीन है, न्यूट्रल बॉडी है, और ये आपकी क्या है, बॉडी भी है। एक ऐसी है नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है। आपको इसको कैसा करना है, पॉजिटिव चार्ज करना है, तो हम कुछ खास नहीं करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा पास लाते हैं। जब हम पास लाएंगे इस बॉडी ए के इस बॉडी बी को, तो क्या करेगा, यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं इनको क्या करेगा, रिपल करेगा, लाइक चार्जेस। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाना प्रारंभ कर देंगे और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे।
क्या है बॉडी चार्ज है? नहीं। अब ये क्या ओनली पोलराइज है, ध्रुवित है, ओनली पोलराइज है, अब ये चार्ज नहीं है। अब आपको क्या करना है कि इसके पॉजिटिव करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉनों को हटाना ही होगा। तो फिर आपको छोटा सा काम फिर करना है, कोई भी एक बॉडी कंडक्टर लाओ C और इस पे टच करा दो। अभी इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? बाय कंडक्शन। तो यहां से इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब कुछ इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए, यहां पर आ गए, तो क्या हुआ? अब यहां पर पॉजिटिव ज्यादा हो गए। अब क्या करो? इन दोनों को सेपरेट करो, बट इनको पास में ही रखो ताकि ये इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करता रहे और यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर होते रहें। इस प्रकार से होगा क्या कि यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे और यहां पर प्रोटॉन ही अधिकतम रह पाएंगे, जिससे ये बॉडी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है। अगर हम एक और एग्जांपल के साथ समझें तो हम क्या करें, जैसे बाय द वे हमको किसी भी बॉडी को निगेटिव चार्ज करना है। बाय द वे हमारे पास एक कोई बॉडी है ए, इसको हम, ये हमारी कैसी है? न्यूट्रल है। इसको हमको करना क्या है? निगेटिव चार्ज करना है। अगर इसको हमको निगेटिव चार्ज करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ एक बॉडी बी लेना होगा जो कैसी होगी? धनात्मक होगी, धनावेशित होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी। इसको जैसे हम पास लाएंगे तो ये क्या करेगी? इनके पॉजिटिव प्रोटॉनों को क्या करेगा? दूर ढकेलेगा, रिपल करेगा और इलेक्ट्रॉन पास पास में आ जाएंगे। अब यहां पर हमको तीसरी बॉडी की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इसको अर्थिंग कर देंगे। ये क्या है? अर्थ। अर्थ को आप लोग जान लीजिए ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन का समुद्र, अर्थात इसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, मेनी इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करें? जैसे आप इसको अर्थ करोगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे और सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर बढ़ते चले जाएंगे। एक दशा ऐसी आएगी कि यहां पर पूरी इतनी बॉडी इलेक्ट्रॉन को बियर कर सकती है, उतने इलेक्ट्रॉन यहां पर चले जाएंगे और ये बॉडी फुली आपकी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ओके, कोई दिक्कत? इसको मिटाएं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। घर्षण द्वारा आवेशित करना। अभी जस्ट आप लोगों ने देखा कि किसी भी चीज़ को रब करने पर उसमें आवेश का ट्रांसफ़र होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है, तो चीज़ वो वस्तु चार्ज हो जाती है। तो अगर बाय द वे हम कोई चीज़, दो चीज़ें ले लें, बाय द वे हमने इन दो चीज़ों को ले लिया। अब इन दोनों को हमने क्या क्या रब करना शुरू कर दिया। जैसे हम इसको रब कर रहे हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं? इसको काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं। अब काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा? इनको रब करने पर हीट एनर्जी में तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ एटम से मिलकर बने होते हैं।
अगर वो चीज़ एटम से मिलकर बने होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन होगा जरूर, प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा। लेकिन जो सारा खेल करता है वो इलेक्ट्रॉन करता है, प्रोटॉन कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, वो तो बेचारा नाभिक में पड़ा रहता है। तो इसमें फिर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन जैसे ही काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो उनको आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगी। तो वन लेयर्स के इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे होते हैं कि उनको आयनाइजेशन एनर्जी मिला और वो तुरंत निकलने का प्रयास कर देते हैं। तो हो सकता है कि इन दोनों में अब डिपेंड इस पर करता है कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, बाय द वे पाउडर इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा। तो यहाँ पे क्या होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन इस पर पहुँचना प्रारंभ कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉन इस पर पहुँच गए तो कंडीशन क्या हुई, ए चीज निगेटिव चार्ज हो गई और ए आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। बस इतनी सी बात होती है। अर्थात फ्रिक्शन करने पर, जैसे ए बॉडी आपकी ए और ए बॉडी आपकी बी, आप इन दोनों को रगड़ना शुरू कर दिए तो यहाँ पे क्या होगी, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी आप इनको दे रहे हो, गतिज ऊर्जा। अब इनकी गतिज ऊर्जा किसमें उत्पन्न बदल गई, उष्मीय ऊर्जा। अब जैसे इसको उष्मीय ऊर्जा मिली तो इसमें से काफी गर्मी महसूस हुई और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गया, आयनिक ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ होना शुरू कर दिए या यहाँ से यहाँ होना शुरू कर दिए। ये तो इस पर डिपेंड करता है कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कौन इलेक्ट्रो निगेटिव है। अगर मान ले रहा हूँ मेरा बी मोर इलेक्ट्रो निगेटिव था तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करना प्रारंभ कर देगा। इलेक्ट्रॉन को जब गेन करना प्रारंभ करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिए, अगर कोई भी पिंड ऋणावेशित हो रही है अर्थात निगेटिवली चार्ज हो रही है तो वह अपनी मूल अवस्था से उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी, यह डेड श्योर है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस पर विस्थापित हो रहे हैं, ना सही हमारे डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करने के लिए, बट क्वांटम लेवल पर ही इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास है, 9.1 10 to the power -31 किलोग्राम। अब कुछ इलेक्ट्रॉन अगर 10-20 इलेक्ट्रॉन गए तो कुछ न कुछ तो गया, कुछ मास तो वहां पर गया। और पॉजिटिव का जो मास होगा वो डिक्रीज कर जाएगा और नेगेटिव का मास इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आई? आई होप कि आप लोगों ने मेरी बातों को समझा होगा। जो चीज़ें आपको ना समझ में आई हो, कोई प्रॉब्लम लगी हो, तो आप कमेंट सेक्शन आपका है। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बेहतर होगा कि आपको जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम लग रही है कि ये चीज़ सही से नहीं बताया गया या आपको समझ में नहीं आया, तो उस चीज़ को आप बेझिझक कमेंट में लिखिए। हम उसे दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि ये चैनल मेरे पढ़ाने से नहीं, आपके पढ़ने से आगे बढ़ेगा। तो पढ़ाई कीजिए।